हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमें अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा। इससे पहले अपन ने प्रतिरक्षी की वीडियो के बारे में, प्रतिजन के बारे में और प्रतिरक्षी के बारे में 3 वीडियो इसके मैं डाल चुका हूँ और आज अपना ये 4था वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सारे वीडियो देखे होंगे। यदि किसी ने भी कोई एक भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप वापस प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, बाद में इस वीडियो को देखना। देखिए, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है। सर जो भी मैं PDF डाल रहा हूँ आपको, तो बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, सर मेरे को ये भी क्वेश्चन नहीं आता। कम से कम मैंने जब उसमें 3rd चैप्टर में 35 क्वेश्चन डाले थे आप सभी, उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको आ रही है 8 से 10 क्वेश्चनों की प्रॉब्लम। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से पूछो नहीं, पूछो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप पूछ रहे हो तो। लेकिन क्या है कि आपको जैसे वीडियो इतना तो डलता नहीं कि डेली का डेली एक चैप्टर डल जाता है और आपको एक चैप्टर ये उसमें से रीडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बुक का जो एक पेज होता है उस एक पेज को करवा पाता हूँ, 1 या 1.5 पेज करवाने में। तो मैं एक वीडियो में ही 2 चैप्टर फिनिश कर दूँ, लेकिन उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा अपन को। जब कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगा, कोई टॉपिक अपन को समझ में ही नहीं आएगा, तो उससे क्या मतलब अपन को। वैसे तो आप घर बैठ के भी कर सकते हो चीज़ें, क्लासेस चलाने की क्या जरूरत है। तो देखिए, यदि आपके पास किसी बच्चे की 8 से 10 क्वेश्चनों की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम वो क्वेश्चन की आएगी जो क्या है कि मान लो कि मैंने आपको नहीं बताया और ऐसे मतलब जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसमें 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, फिर भी मैं डाल रहा हूँ इसलिए ताकि वो बुक में दे रखे हैं और मैंने यहाँ नहीं बताया, तो आप लोग बुक पढ़ सको कि हाँ सर ने क्वेश्चन नहीं बताया, एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, तो अपन को बुक भी पढ़ लीजिए। ये जो बच्चे हैं 8 से 10 वाले किताब उठा के नहीं देख रहे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ कि जब मैंने पत्रिका के बारे में बताया तो उनको पत्रिका, कल मेरे पास 5 बच्चों का कॉल आएगा, सर उसकी पत्रिका का क्या नाम, जबकि एक फर्स्ट पेज पे दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप जब लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं से समझता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक ही विनती करता हूँ कि आप लोग सभी एक बार बुक की रीडिंग जरूर लगाएं। जैसे आज अपन इसमें अपना जो टॉपिक होगा वो रक्त के बारे में पढ़ेंगे, तो रक्त के बारे में आप रीडिंग जरूर लगाएं ताकि आपको जो मैं क्वेश्चन बनाना भी मान लो कि मेरी आंखों से निकल जाए या मेरे ध्यान से निकल जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा या बन पाएगा, और मान लो कि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन गया है तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगर वो वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कर दो। यदि नहीं आता है वो क्वेश्चन या मेरे को मैं नहीं बना पाता हूँ और वो क्वेश्चन उठ के आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओ, मैन एग्जाम में भी नहीं कर पाओ। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सभी एक बार बुक की रीडिंग जरूर लगाइए और क्वेश्चन आंसर जो भी मैं दे रहा हूँ उसको साथ के साथ याद करते रहिए, और जो नोट्स बन रहे हैं वो डेली की डेली बनाते रहिए। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है। हाँ, इस चैप्टर के बाद में 1-2 बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के बाद में अपन क्या करेंगे, एक 3rd चैप्टर की जैसे ही प्रॉब्लम क्लास रखेंगे। जिन जिन बच्चों को जो जो प्रॉब्लम है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को पहले ही बता दें, सर मैसेज कर दे, सर मेरे को ये प्रॉब्लम। हाँ, जिस दिन एक दिन वीडियो ख़त्म हो या 9 बजे से, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से पहले बता दें, 8:30 बजे बता दें, ताकि क्या हो कि मैं उन टॉपिकों को उन वीडियो में बता सकूँ। नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है और मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
रक्त के बारे में। देखिए ये रक्त के बारे में क्या है कि अपने सेकंड चैप्टर में भी दे रखा है, और सेकंड चैप्टर में दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, इसको यहीं भी क्लियर कर लेते हैं, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी रक्त के बारे में है वहां सेकंड चैप्टर में अपन यहाँ क्लियर कर लेंगे। देखिए रक्त जो होता है ना, एक प्रकार का तरल संयोजी होता है, तरल संयोजी होता है। देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब दो अंगों को आपस में जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तरल है, फ्लूइड है, एक बहने वाला तरल पदार्थ है पानी जैसा, जो क्या कर रहा है, अपने शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। जोड़ने का कैसे कार्य कर रहा है कि मान लो कि मेरी आंत की कोशिकाएं हैं और यहाँ से पंप हो रहा है ब्लड, यहाँ तक जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि इन कोशिकाओं को अब पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, इसलिए ये कोशिकाएं क्या है, जीवित है। मतलब डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से ये जोड़ रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के जो होते हैं ना, दो भाग होते हैं। एक तो मैं बात करता हूं प्लाज्मा वाला भाग, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है रक्त कणिकाएं। क्या होगा, रक्त कणिकाएं। अब यहां से देखिए आपके पास जो प्लाज्मा है, इस वाले भाग को तरल पदार्थ कहते हैं और इस वाले भाग को ठोस पदार्थ कहते हैं। अब कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त के ठोस भागों के नाम लिखिए या रक्त के तरल भाग के कार्य लिखिए। तो पहले अगर डायरेक्ट नहीं देकर अपन को कैसे इनडायरेक्ट तरीके से पूछेगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त का तरल वाला भाग कौन सा होता है, तभी तो जाके आप उसके कार्य लिख पाओगे। यदि मान लिया जाए कि किसी बच्चे को ये पता नहीं है कि रक्त का तरल वाला भाग कौन सा होता है और इस वाले रक्त कणिकाओं की जो कार्य होते हैं, रक्त कणिका है, यहाँ अपन 3 तरीके पढ़ेंगे, RBC, दूसरी पढ़ेंगे WBC और तीसरी पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जिन्हें अपन बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो यदि आपको पता नहीं है कि तरल वाला भाग कौन सा है, तो आप अधिकतर लोग क्या करके आओगे, इसमें से RBC के कार्य लिख के आओगे। तो अपन को ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए तरल वाला भाग कौन सा है और ठोस वाला भाग कौन सा है। अभी तो प्लाज्मा जो होता है संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है, और ये जो रक्त कणिकाएं होती है ठोस वाली भाग, ये संपूर्ण रक्त का 45% भाग बनाती है। देखिए इस जो प्लाज्मा की अपन बात करते हैं, तो इस प्लाज्मा में जैसे 55% भाग बना रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं अपन यहाँ, तो स्वस्थ व्यक्ति में एक मेल की बात करें तो उसमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और यदि एक फीमेल की बात करें तो 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस 5 लीटर ब्लड का 55% जो भाग होता है वो तो प्लाज्मा बनाता है, और जबकि रक्त कणिकाएं का 45% भाग, इस पूरे ब्लड का जो बाकी का 45% जो भाग बचा है वो कौन बनाएगी, रक्त कणिकाएं। इस 55% भाग में भी 90 से 92% तक अपने क्या होता है, जल होता है, और बाकी का जो 8 से 10% जो बचा हुआ भाग है
उस भाग में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। अब यदि आपने अच्छी तरीके से कल वाला जो वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको आईजी हीमोग्लोबिन प्रोटीन बताई थी, जो किससे निर्मित होती है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन से। जो एंटीबॉडीज होती है प्रतिरक्षी की बात की थी अपन ने, उसको आईजी नाम दिया था। इस आईजी को मैंने बताया था आपको कि ये जो होती है प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक गामा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिससे इसका निर्माण होता है। तो ये जो बाकी का बचा 8 से 10% जो भाग है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना है, तो उसमें प्रोटीन वाले भाग आएंगे। तो ये वाला जो भाग हो गया, अब इसके जो कार्य भी पूछा जाता है। अभी तो एक बार ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि इसके क्या कार्य होते हैं। आपको सबको यहां नीचे लिखना है इसमें। देखिए, अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा था और उस पाचन तंत्र में अपन ने छोटी आंत की बात की थी। छोटी आंत में भी जो ग्रहणी वाला भाग था उसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया हो रही थी, और जो शुद्रांत वाला भाग था, अग्र शुद्रांत वाला, उस भाग में सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया हो रही थी। तो वहां से क्या होता है, और छोटी आंत में मैंने आपको बताया था कि लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है। तो जो वसीय अम्ल होते हैं, वहां से जो वसा होती है, पहले तो क्या होगा, वसा का पाइसीकरण होता है। पाइसीकरण के बाद में लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्लों में बदल जाता है, और वसीय अम्ल कुछ समय बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो वसीय अम्ल है, उस वसीय अम्लों का अवशोषण करता है प्लाज्मा। आंतों से अवशोषण करेगा प्लाज्मा वसीय अम्लों का, और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और साथ ही क्या कार्य करेगा कि जो अपने शरीर में अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिनको अपन मूत्र द्वारा विसर्जन करते हैं, उन पदार्थों को भी वक्र तक पहुंचाएगा, किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है प्लाज्मा। तो यदि मैं प्लाज्मा के कार्य लिखूं, यदि फर्स्ट कार्य लिखते हैं, तो ये क्या करता है, आंतों से वसीय अम्लों का अवशोषण करके, इसको रफी कर देते हैं, वसीय अम्लों का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सेकंड कार्य जो है, मैंने अभी बताया है कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, कि जो शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं जिन पदार्थों को, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। जैसे किडनी हो गई और हमारी त्वचा हो गई। त्वचा भी क्या होती है, पसीने के द्वारा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। तो यहाँ सेकेंड इसका कार्य लिखेंगे, अन्य हानिकारक, अन्य उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है।
ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने प्लाज्मा के कार्य हो गए। अब ये प्लाज्मा के कार्य हो गए, अपन ने क्या कर लिए, दो कार्य कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो अपन क्या करते हैं, जो इसका ठोस वाला भाग है, रक्त कणिकाएं है, उस रक्त कणिकाओं के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। देखिए इस टॉपिक को मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, वहां जब अपना सेकंड चैप्टर आएगा तो उस सेकंड चैप्टर में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट जो होता है ना रक्त परिसंचरण आएगा। उस रक्त परिसंचरण में अपन ने दो प्रकार के रक्त परिसंचरण होते हैं जिनकी बात करेंगे, और डायरेक्ट अपन हार्ट पे जाएंगे, हृदय पे जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप ये चीजें सारी यहीं से ही क्लियर करनी है आपको, क्योंकि यहाँ आपको दो दो लाइन बताता, वहां आपको पूरा बताता, तो उससे अच्छा है अब ये टॉपिक जो अपना यहाँ पे है इसी को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि वो आपको बोलेगा कि जो सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है वही आप बात करो, नहीं। ये जो कार्य है ये इनके फिक्स होते हैं कि चाहे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ लो, फोर्थ चैप्टर में पढ़ लो, फिफ्थ में पढ़ लो, कौन से चैप्टर में पढ़ लो, जो आपके कार्य है वो फिक्स होते हैं। अब देखिए जो अपना फर्स्ट वाला जो भाग आता है, उस फर्स्ट वाले भाग को कहते हैं अपन आरबीसी। देखिए रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं इनको, क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। अब देखिए इस लाल रक्त कणिकाओं की जो आकृति होती है गोलाकार, अंडाकार, उभयवतलाकार होती है। उभयवतलाकार का मतलब होता है इस टाइप, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें वो तस्तरी नुमा होती है, तो इसकी आकृति ये हो गई, गोलाकार हो गई, अंडाकार हो गई, तस्तरी नुमा, उभयतलाकार हो गई। और इसमें क्या होगा, एक HB को अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो HB नामक एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। ध्यान रखना, HB किसे बोल दिया अपन ने, हीमोग्लोबिन को बोल दिया। और एक ये श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक का मतलब होता है, जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तब बताऊंगा मैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो किस टाइप से ये ऑक्सीजन से जुड़ता है वो अपन सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, एक श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। इनका लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल की बात करते हैं तो जीवन काल जो होता है 120 दिन का, कितना होगा, 120 दिन। जब शुरुआत की अवस्था होती है, जैसे अपन बात करते हैं कि माँ के भ्रूण में जब बच्चा होता है या उसके 6 महीने या 2 महीने, सॉरी 6 महीने या 1 साल तक की बात करते हैं, तब बच्चों में इसका निर्माण यकृत द्वारा होता है। आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चे में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन से अंग में होता है, तो आपको सबको क्या करना है, कौन सा लिखना है, यकृत। जब बच्चा माँ के गर्भाशय में रहता है तब यकृत द्वारा क्या होता है, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। यदि एक वयस्क मनुष्य की बात करें, जब 2-3 साल बाद में, मतलब 2-3 साल बाद में जब बच्चा होता है, जब उसकी मतलब परिपक्व अवस्था होने लग जाती है, हड्डियाँ परिपक्व होने लग जाती है, तब उस अवस्था में एक यहाँ वाला पार्ट होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, तो इन दोनों को तो आपको याद रखना ही है कि भ्रूण अवस्था में यकृत में होगा
और वयस्क अवस्था में कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। चलो ये तो निर्माण की बात हो गई। अब क्या होता है, जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रत्येक कोशिका जो होती है उनका जीवन काल निश्चित होता है कि एक निश्चित जीवन काल के बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ इनकी बात की है कि इनका जीवन काल कितना होगा? 120 दिन होता है। जब 120 दिन इनका जीवन काल होता है तो ये 120 दिन बाद में मर जाती है। मरने के बाद में इनको कहाँ नष्ट किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, मरने के बाद में एक अपने शरीर में एक अंग होता है जिसे प्लिया या स्प्लीन कहते हैं, वहाँ इस आरबीसी को नष्ट किया जाता है। स्प्लीन या प्लीहा जो होता है ये क्या होता है? ये आरबीसी को यहाँ नष्ट किया जाता है मरने के बाद में। इसलिए इस स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है प्लीहा को। लेकिन इन क्वेश्चनों को ध्यान देना है, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है। जो मैं बीच में बताया जा रहा हूँ, जो सेकंड चैप्टर आएगा तो मैं बीच में से कम उसमें से 250 क्वेश्चन बना दूंगा। बीच में से बुक के तो अलग दे रखे हैं 70-80, तो बीच में से मैं कम 250 क्वेश्चन बना दूंगा। तो आपको ये यहाँ करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि इनको भी उठाएंगे अपन वहाँ से। ठीक है, तो इसको स्प्लीन या प्लिया, इसको आरबीसी को क्या कहा जाता है, या इस प्लिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखिए अपना वैसे टाइम पूरा हो गया, 23 मिनट से ज़्यादा वीडियो स्टोर नहीं होता। अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। फिर अपन है ना ABO समूह पढ़ेंगे। कल से आएगा आनंद, मस्त मज़े करने के, और जो मोस्ट जो क्वेश्चन है वो करने के बचाएंगे अपन को। ठीक है, धन्यवाद।